Namaskaram. Let's start our preparation of current affairs for prelims 2025. This current affairs is from the well-known PT 365. So let's start. This is polity and the first episode of polity. So this article is on simultaneous elections. It has been in news. You should be aware of what is simultaneous elections. So this paragraph, recently One Nation One Election Bill for Simultaneous Elections, also known as Constitution 129th Amendment Bill, has been introduced in Lok Sabha and will be reviewed by a joint parliamentary committee. UPSC is not going to ask you whether the bill was introduced in Lok Sabha or Rajya Sabha, whether the bill was reviewed by a joint parliamentary committee. So these facts are not important. You need not worry about this. What is important is that you should be aware of what was the name of the bill, what is it is actually is one nation, one election, its meaning you should be aware of, and then the number 129th constitution amendment bill. So it means that this bill is to amend the constitution. कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर रहे हैं हम अमेंड करेंगे. जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेंगे तो ही ऐसी कोई पॉलिसी बन पाएगी जिसे हम कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन. एक कंट्री है इंडिया, तो एक ही इलेक्शन होना चाहिए सारे चीजों के लिए, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो, लोकसभा हो या विधानसभा हो, या तो स्टेट इलेक्शंस हो या नेशनल इलेक्शंस हो, एक ही इलेक्शन होना चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन. तो ये चीज यहाँ पे काम की है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने वाले हैं. यूपीएससी मे आस्क यू दैट दिस प्रोविजन रिक्वायर्स काइंड ऑफ अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यस और नो. It may ask you to identify true or false, correct or not correct, incorrect statement. So what are the key provisions of the bill? Key provisions very much important. आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, आपके पास चार ऑप्शन दिए जा सकते हैं और पूछा जा सकता है कि व्हाट आर विच अमंग द फॉलोइंग आर द की प्रोविजंस, विच अमंग द फॉलोइंग आर intended to be implemented under वन नेशन वन इलेक्शन बिल. तो एक नया आर्टिकल इंसर्ट हो रहा है, आर्टिकल 82 ये. ओके. अब आर्टिकल 82 पहले आपको पता होना चाहिए. व्हाट इज आर्टिकल 82? Then Article 82A, simultaneous elections. Election Commission will conduct general elections for Lok Sabha and all state legislative assemblies simultaneously. तो क्या बात कही गई है, इस बिल का क्या प्रोविजन है? पहला प्रोविजन इस बिल का ये है कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन साथ होंगे. ये एक बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बोली जा रही है, लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. तो आपको कंफ्यूज करने के लिए यूपीएससी में गिव आस्क यू क्वेश्चन कि इसमें राज्यसभा भी इंक्लूड कर देगा. यूपीएससी में गिव स्टेटमेंट दैट वन नेशन वन इलेक्शन प्रोवाइड्स फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस टू लोकसभा एंड राज्यसभा. तो उस स्टेटमेंट में वो उस कॉन्टेक्स्ट में स्टेटमेंट गलत हो जाएगा आपका, बिकॉज राज्यसभा नहीं है, ये है लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. इसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस भी नहीं है. ये दोनों चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है. टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, टर्म ऑफ ऑल एसएलए विल एंड विद द फुल टर्म ऑफ लोकसभा. अब आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द टर्म ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड व्हाट इज द टर्म ऑफ लोकसभा. तो इट इज 5 years. ये कोर फैक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन से, आपको पता होना चाहिए कि हाउ मेनी ईयर्स, 5 years. सो इट इज सेइंग कि जो एसएलए है और जो लोकसभा है दोनों का टर्म जो है सेम रहेगा, और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है देयर टर्म विल एंड विद फुल टर्म ऑफ लोकसभा. देन सेकेंड अमेंडमेंट इज आर्टिकल 83 को अमेंड किया जा रहा है इस बिल के थ्रू. इट डिफाइंस अनएक्सपायर्ड टर्म, मिड टर्म एंड जनरल इलेक्शंस, तीनों का डेफिनेशन दिया जा रहा है. It says when Lok Sabha is dissolved before full term of 5 years as stated, period between date of dissolution and expiry of full term shall be an unexpired term. तो इतना निटी-ग्रिटीज में यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू आस्क यू कि अनएक्सपायर्ड टर्म का डेफिनेशन क्या है, मिड टर्म इलेक्शन, इतना नहीं पूछने जा रहा है यूपीएससी. आपको बस इतना पता होना चाहिए, रफ आइडिया होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनएक्सपायर्ड टर्म. तो ऑब्वियसली इफ समथिंग इज गेटिंग डिसॉल्व्ड बिफोर 5 years, at that means unexpired term. What is midterm election? Means one full term is 5 years. If some election is happening before 5 years, that is called midterm election. A new Lok Sabha shall be constituted only for unexpired term. तो बेसिकली आपको यहाँ बताया जा रहा है, बेसिक डेफिनेशंस दिए जा रहे हैं अनएक्सपायर्ड टर्म, मिड टर्म और जनरल इलेक्शंस के बेसिक डेफिनेशंस थ्रू बाय अमेंडिंग आर्टिकल 83.
इस बिल के थ्रू आर्टिकल 83 को अमेंड किया जा रहा है और ये बेसिक डेफिनेशंस दिए जा रहे हैं। देन आर्टिकल 172 और आर्टिकल 327 को भी अमेंड कर रहे हैं। व्हाई इट इज बीइंग अमेंडेड? तो आर्टिकल 172 इज रिलेटेड टू टर्म ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उसके भी अनएक्सपायर्ड टर्म और फुल टर्म को डिफाइन किया जा रहा है नए तरीके से। आर्टिकल 327 is related to power of parliament to make provision with respect to elections to legislatures. Power of parliament to make provision with respect to election to legislatures. अब बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट हैं यहाँ पे। When it comes to making some law regarding election to a state legislature, which authority has been vested power with? So the answer is parliament. तो इस पूरे की प्रोविजन से हमारे काम की चीज क्या निकली? सबसे पहले तो काम की चीज हमारी निकली, क्या क्या है पूरे में काम की चीज? तो सबसे पहले काम की चीज है हमारे लिए आर्टिकल्स। कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे काम के हैं, या अगर आपसे ये पूछा जाए कि विच व्हाट आर दोज आर्टिकल्स विच आर बीइंग इम्पैक्टेड बाय दिस बिल, तो आर्टिकल्स कौन कौन से थे? पहला था 82A, देन 83, then 172 एंड देन 327। ये चार आर्टिकल थे। दिस वाज फॉर टर्म ऑफ लोकसभा, दिस वाज फॉर टर्म ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, दिस वाज पावर ऑफ पार्लियामेंट। तो इस तरीके से अगर आप अपने नोट्स बनाते हैं तो आपके लिए चीज़ों को याद करना बहुत ईजी हो जाएगा। एंड आर्टिकल 82 वाज रिलेटेड टू, लाइक इट वाज गिविंग बेसिक डेफिनेशंस ऑफ लाइक टर्म्स वगैरह के बारे में बेसिक डेफिनेशन। सो दिस वाज द न्यू आर्टिकल, दिस इज द न्यू आर्टिकल, दिस इज अ न्यू आर्टिकल टू बी इंसर्टेड एंड दीज थ्री आर्टिकल्स विल बी अमेंडेड। ठीक है, तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। तो इस तरीके से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। नाउ मूविंग अहेड अबाउट साइमल्टेनियस इलेक्शंस। तो अब यहाँ पे साइमल्टेनियस इलेक्शंस को कोई डिफाइन किया गया है, आपको बेसिक चीजें समझ में आनी चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन, पॉपुलरली नोन एज साइमल्टेनियस इलेक्शन, mean general elections held for constituting the house of the people and all the legislative assemblies together. Simultaneous election does not mean that voting across the country for elections needs to happen on a single day। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए यूपीएससी यही स्टेटमेंट दे देगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि जो वोटिंग है वो सेम डे ही होगी, नहीं, ये दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। तो वोटिंग जो है अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग डेट्स पे वोटिंग हो सकती है। यहाँ 12 को हो सकता है, यहाँ 13th को हो सकता है, यहाँ 17th को हो सकता है। वोटिंग डेट्स कैन डिफर, वोटिंग डेट्स डिफर कर सकते हैं। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब क्या है भाई? तो इन इंडिया साइमल्टेनियस इलेक्शंस लोकसभा एंड विधानसभा वेर हेल्ड इन ईयर्स दिस 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 एंड दिस। बहुत अच्छा सा फैक्ट है। शुरुआती दौर में जब आफ्टर इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस फॉर फ्यू टर्म्स साइमल्टेनियस इलेक्शंस वेर हेल्ड। मीनिंग क्या है साइमल्टेनियस इलेक्शन का? कि जो जनरल इलेक्शंस हैं वो एक साथ होंगे। मतलब अगर जनरल इलेक्शंस की बात करें तो दो तरीके के होंगे। एक जनरल इलेक्शंस होगा लोकसभा के लिए, एक जनरल इलेक्शन होगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए। लोकसभा में जनरल इलेक्शन होने के बाद जो मेंबर्स ऑफ लोकसभा बनेंगे उनका टर्म होता है 5 years का। एंड जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं उसमें जो जीतते हैं लोग, जो कैंडिडेट जीतते हैं, वो जो मेंबर बनते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, उनका भी टर्म होता है 5 years का। तो दिक्कत ये होती है कि सपोज कीजिए कि 1951 में पहली बार इलेक्शन हुआ और 5 साल के लिए लोकसभा भी रहा और 5 साल के लिए सपोज कीजिए कि उत्तर प्रदेश स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी रहा। ठीक है, दोनों 5-5 साल के लिए रहे। पर किसी कारणवश क्या हुआ कि यूपी द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूपी वाज डिसॉल्व्ड आफ्टर 3 years। 3 साल में डिसॉल्व हो गया, तो फिर से इलेक्शन करना पड़ेगा। लोकसभा का जो टर्म था दैट वाज रनिंग, दैट कंटिन्यूड टिल 1956। बट यूपी का जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज था उसका इलेक्शन अगेन वाज हेल्ड इन 1957।
फोर, और ये चला फिर 1959 तक। तो ये जो थे दोनों में सिंक्रोनाइजेशन खत्म हो गया, दोनों एक साथ नहीं रहे, एक पीछे हो गया आगे हो गया। तो 1956 में भी इलेक्शन हो रहा है, फिर 1959 में भी हो रहा है, 1954 में भी हो रहा है। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए साइमल्टेनियस इलेक्शंस का प्रोविजन लाया जा रहा है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ, अगर 3 साल में अगर इसका खत्म भी हो गया, तो अगर फिर से अगर 1954 में इलेक्शन हो रहा है, तो ये वाला जो इलेक्शन के जो मेंबर्स की जो वैलिडिटी रहेगी, दैट विल रिमेन टिल 1956 ओनली, 2 साल के लिए ही वैलिडिटी रहेगी। तो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस का मतलब ये होता है कि जो दोनों बॉडीज हैं, दोनों जो लेजिस्लेचर्स हैं, उन दोनों के जो टर्म्स हैं वो एक साथ ही चले। तो ये होता है साइमल्टेनियस इलेक्शंस। साइमल्टेनियस इलेक्शंस का ये मतलब ये नहीं होता कि वोटिंग डेट्स एक ही जैसे ही हो, नहीं, वोटिंग डेट्स कैन डिफर। टर्म्स की बात होती है साइमल्टेनियस इलेक्शंस में, टर्म्स की बात होती है, टर्म्स ऑफ लेजिस्लेचर्स। जो वो लेजिस्लेचर्स का जो टर्म है वो एक सिंक्रोनाइज में रहे। हम एक साल ही इलेक्शन करें, सपोज कीजिए कि अगला इलेक्शन हो रहा है, सपोज कीजिए 2029 में या 2030 मान लीजिए, if the next Lok Sabha election is going to happen in 2030, then on the same year, elections to all state legislative assemblies should also happen in 2030। और उसके बाद जो अगला इलेक्शन हो वो फिर 2035 में हो, बीच में कोई इलेक्शन ना हो। 5 साल के गैप पे सारे इलेक्शंस हो, और सारे स्टेट के भी इलेक्शन साथ हो, और उसके साथ साथ लोकसभा का भी इलेक्शन हो, बीच में कोई इलेक्शन ना हो। तो ये होता है ओवरऑल कॉन्सेप्ट साइमल्टेनियस इलेक्शन का। तो यूपीएससी में आस्क यू कि इलेक्शन, साइमल्टेनियस इलेक्शन मीन्स, यूपीएससी में लाइक सिंपली गिव यू 4 स्टेटमेंट्स कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीन एक्चुअली मीन साइमल्टेनियस इलेक्शंस, और उसके नीचे 4 स्टेटमेंट दे देगा, और आउट ऑफ दोज वन स्टेटमेंट विल बी कि इट implies that election throughout the country happens on the same day. It implies election of the Lok Sabha and Rajya Sabha to be held simultaneously. It implies that election of the Lok Sabha, state legislative assemblies एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस आर टू बी हेल्ड साइमल्टेनियसली। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके गलत हो गए, बिकॉज ना ही सेम डे वोटिंग की बात कही जा रही है, ना ही लोकसभा और राज्यसभा की बात कही जा रही है, ना ही लोकसभा, राज्यसभा और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस की बात कही जा रही है। साइमल्टेनियस इलेक्शंस में क्या कहा जा रहा है, ओनली लोकसभा प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो यहाँ पे काम की चीज क्या निकली है हमें, सबसे पहली चीज तो हमें निकली प्रोविजंस। आपको प्रोविजंस पकड़ में आना चाहिए। देन मीनिंग, मीनिंग क्या है साइमल्टेनियस इलेक्शंस का, साइमल्टेनियस इलेक्शन का मीनिंग पता होना चाहिए। और दूसरा ये वाला फैक्ट, ये कोर फैक्ट कि एल एस प्लस एस एल ए, और कोई तीसरी चीज नहीं है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इसमें इंक्लूडेड नहीं है। सो आपसे ये फैक्ट भी पूछा जा सकता है कि क्या पहले कभी साइमल्टेनियस इलेक्शंस हुए थे इंडिया में, यस और नो। तो ऑब्वियसली यस, साइमल्टेनियस इलेक्शंस वेर हैपेंड, साइमल्टेनियस इलेक्शंस वेर हेल्ड इन 1951, 57, 62 एंड 67। और उस टाइम ये चीजें जो हुई, उस टाइम ये चीजें बिना किसी अलग से कोई प्रोविजन नहीं था साइमल्टेनियस इलेक्शंस का, बट उस टाइम ऐसे ही हो गई। बट 67 के बाद क्या हुआ कि किसी स्टेट गवर्नमेंट की सरकार पहले गिर जाए, 5 साल पूरी कर नहीं कर पाए, तो इस वजह से क्या हुआ कि 67 के बाद वो जो सिंक्रोनाइजेशन चल रहा था लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का, वो टूट गया, वो ब्रेक हो गया। तो उसके बाद से हर 2 साल में, 3 साल में कहीं ना कहीं चुनाव हो रहे हैं। तो इसी चीज को टैकल करने के लिए साइमल्टेनियस इलेक्शंस का ये बिल लाया जा रहा है। दिस साइकिल was disrupted due to premature dissolution of state legislative assemblies in 1968-69 and of Lok Sabha in 1970। तो पूछा जा सकता है आपसे प्रीमैच्योर डिसोल्यूशन का मतलब, प्रीमैच्योर डिसोल्यूशन मतलब 5 साल से पहले ही वो लेजिस्लेटिव बॉडी डिसॉल्व हो गई, 5 साल से पहले ही हो गई, टर्म अपना पूरा नहीं कर पाया। ऑफ स्टेट असेंबलीज, बहुत सारी स्टेट असेंबलीज जो है 1968 और 69 में प्री मैच्योर डिसॉल्व हो गई थी, और लोकसभा जो है 1970 में प्री मैच्योर डिसॉल्व हो गया था, जिसकी वजह से
ये जो सिंक्रोनाइजेशन चल रहा था दोनों लेजिस्लेटिव बॉडीज के असेंबली इलेक्शन का, उसमें एक डिसरप्शन आ गया, ब्रेक आ गया। अब यहाँ पे है कि बॉडीज दैट रिकमेंडेड साइमल्टेनियस इलेक्शंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर देखा जाए तो कौन सा 170th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट, वर्किंग पेपर ऑफ नीति आयोग, अगर याद रखते हैं तो अच्छी बात है, बट उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। तो ये था हमारा पहला आर्टिकल ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शंस। नाउ स्टेट इलेक्शन कमीशन का एक दूसरा आर्टिकल है, दिस वाज आल्सो इन न्यूज। So recently, CAG in its Karnataka report observed that disempowerment of SECs delays election to local government. This is the introduction. This is highlighting the issue. Why this topic was in news. तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सीएजी ने जो है अपनी रिपोर्ट में बताया कि डिसएम्पावरमेंट ऑफ एसीसीज, स्टेट इलेक्शन कमीशंस का जो डिसएम्पावरमेंट है, जो वीकनिंग हो रहा है स्टेट इलेक्शन कमीशंस का, दैट इज डिलेइंग द इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट्स। तो दो चीजें, आपके तीन चीजें एक्चुअली काम की हैं। लेस इंपॉर्टेंट चीज है कि सीएजी, मोर इंपॉर्टेंट चीज एसीसी। तो इस न्यूज की वजह से एसईसी जो है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, या न्यूज में आ गया। दूसरा है इलेक्शंस टू लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज का इलेक्शंस जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इसकी वजह से। तो अगर आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है तो यूपीएससी में आस्क क्वेश्चंस ऑन एसीसीज एंड लोकल बॉडीज। अबाउट स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है कि autonomous constitutional authority responsible for administering elections to local self government which includes पंचायती राज institutions and urban local bodies। तो दो फैक्ट क्या है, तो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है इसकी अथॉरिटी इलेक्शंस कंडक्ट करने की है। इलेक्शंस किस चीज का, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का एंड अर्बन लोकल बॉडीज का। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन किस चीज़ का इलेक्शन कंडक्ट कराती है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज। तो ये आपके लिए एक अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एससीसी। अब एससीसी का प्रोविजन कहाँ से आया, तो दो अमेंडमेंट एक्ट थे, 73rd फॉर पीआरआई एंड 74th फॉर यूएलबीज। तो ये दो चीजें थी। अब इन दो अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एससीसी का गठन हुआ, एससीसी केम इनटू बीइंग। उसके पहले स्टेट इलेक्शन कमीशन जैसी कोई चीज नहीं थी। अब यहाँ पे कुछ हमारे बहुत काम की इंफॉर्मेटिव चीज दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स आपको याद होने ही चाहिए। पहला आर्टिकल है 243 के और दूसरा 243 ZA। ये दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों आर्टिकल क्या बात करते हैं, सुपरिंटेंडेंस direction and control of preparation of electoral rolls and conduct of all elections to panchayats and municipalities respectively shall be vested in ACC. So these two articles talk about power of ACC। क्या पावर है ACC का, पंचायत पीआरआईज के इलेक्शंस के लिए इलेक्टरल रोल प्रिपेयर करना एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। तो दो तरीके के पावर बताए गए हैं। पहला पावर है इलेक्टरल रोल, मतलब मतदाता सूची की जो लिस्ट है वो तैयार करना, को प्रिपेयर करना। और दूसरा बताया गया है क्या, कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। तो इसको ऐसे समझिए, क्या क्या चीजें कही गई है। तो पहला बताया गया है पावर, एसीसी क्या है, इलेक्टरल रोल प्रिपेयर करना, इलेक्टरल रोल प्रिपेयर करना। दूसरा पावर क्या है, इलेक्शंस को कंडक्ट करना। इलेक्शंस किसके कंडक्ट करना, पीआरआईज के और यूएलबीज के। सो दिस आर द पावर ऑफ एसीसी। और ये पावर कहाँ से निकल के आया, तो आर्टिकल 243। ठीक है, 243 में भी स्पेसिफिक पता होना चाहिए, के और जेड ए। 243 के, 243 जेड ए।
तो ये चीजें ऐसे पता होनी चाहिए आपको। नाउ 243 के का सबसेक्शन जो 2 है उसमें क्या गया है, कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर शैल बी डिटरमाइंड बाय द गवर्नर। अब ये टर्म्स और ऑफिस की बात की जा रही है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की। वो कौन डिटरमाइन करता है, गवर्नर। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। He shall not be removed, important point, not be removed from office except in manner and on grounds prescribed for removal of a judge of a state high court। कैसे रिमूव किया जाना चाहिए, जिस ग्राउंड पे स्टेट हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है, ऑन द सेम ग्राउंड्स a state election commissioner can be removed। he can be removed only by president। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। जो कंडीशंस ऑफ सर्विस है और टेन्योर ऑफ ऑफिस है, दैट इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नर, बट ही कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। अब ये इतना अच्छा पॉइंट है कि अगर आपने क्लैरिटी रखी तो यूपीएससी यहाँ से अगर क्वेश्चन पिक करता है तो यू कैन इजिली सॉल्व। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखें। गवर्नर और प्रेसिडेंट तो दोनों का रोल है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के मामले में। ठीक है। फंक्शंस क्या है स्टेट इलेक्शन कमीशन के, तो डिलिमिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर लोकल बॉडी इलेक्शंस, ओवरसीज प्रिपरेशन रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। इलेक्टोरल रोल्स का मतलब क्या, मतदाता सूची, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने वोटर्स हैं, कौन कौन लोग वोट देगा, पूरा लिस्ट। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स किसके लिए, एस सीज एस टीज ओबीसीज इन लोकल बॉडी इलेक्शंस। अथॉरिटी टू डिसाइड डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट्स को भी अथॉरिटी किसके पास है डिस्प्यूट्स को डिसाइड करने का, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के पास। डिस्क्वालिफिकेशन का ही मैटर जो है उसको भी कौन डिसाइड करेगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन। प्रोवाइड एडवाइस टू गवर्नर ऑन मैटर्स रिलेटेड टू कंडक्ट ऑफ लोकल बॉडी इलेक्शंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फंक्शंस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो फंक्शंस क्या क्या है आपको पता होना चाहिए। एक तो इलेक्टोरल रोल का फंक्शन मैंने पहले ही बताया आपको। दूसरा इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिलिमिट करना, कॉन्स्टिट्यूएंसीज आइडेंटिफाई करना कि अगर एक सपोज कीजिए एक डिस्ट्रिक्ट है, सपोज कीजिए एक डिस्ट्रिक्ट है, तो इस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से अर्बन लोकल बॉडीज बनेंगी, कौन सी पंचायती राज बॉडीज बनेंगी, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बनेंगे, कौन कौन सा ब्लॉक बनेगा, कौन कौन सा वार्ड बनेगा। दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो डिसीजन है वो भी कौन करेगा, कौन डिसाइड करेगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब इन पांचों पॉइंट आपको पता होने चाहिए। अब इनमें से पॉसिबल है कि यूपीएससी में आस्क यू अ क्वेश्चन, आपको 4 पॉइंट दे देगा और यूपीएससी बोलेगा व्हिच ऑफ द अबव आर टू बी कंसीडर्ड एज फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो आपको ये सारे पॉइंट्स क्लैरिटी के साथ पता होने चाहिए। इलेक्टोरल रोल भी होना चाहिए, वो भी एक फंक्शन है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इंश्योर करना भी फंक्शन है। डिस्प्यूट अगर किस तरीके का होता है वो भी डिसाइड करना एक फंक्शन है इलेक्शन कमीशन का, स्टेट इलेक्शन कमीशन का। तो ये सारे फंक्शंस आपको याद होने चाहिए। यहाँ पे काम की चीज़ आपके आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स आपको पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट और गवर्नर का क्या रोल है स्टेट इलेक्शन कमीशन में वो पता होना चाहिए। उसका जो प्रोविजन है 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट ये पता होना चाहिए। इट वाज आल्सो रिकमेंडेड बाय गडील कमेटी। एक छोटा सा फैक्ट है, चांसेस नहीं है ऐसे कि ऐसे फैक्ट आएंगे, पर फिर भी अगर आप याद रखते हैं गडील कमेटी अगर कहीं से आता है और अगर आप कनेक्ट कर पाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। So this was the news. We will be learning more in our next episode.